to say few words on this special occasion and address our media also. रूप में ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने आयोजित की है और आज एक प्राउड मोमेंट भी है जेपी अस्पताल के लिए कि हम लोगों ने बहुत ही कम समय में 1000 सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से हम समय समय पर समाज के लिए जागरूकता फैलाते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल जो इतनी बदल गई है, जंक फूड्स हो गया, एक्सरसाइज ना करना हो गया, जिसकी वजह से हमारे समाज में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ये दो मुख्य कारण हैं जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के लिए संबंधित है। और इसके लिए जो हमारे पास फिर जब एंड स्टेज किडनी डिसीज़ हो जाती है तो हमारे पास दो ही विकल्प रहते हैं, या तो हम डायलिसिस करें या फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाएं। मैं आप पत्रकारों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। कैडेवरिक किडनी ट्रांसप्लांट जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं उनसे हम लोग लेते हैं और वो फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में सर्जरी के माध्यम से ट्रांसप्लांट करते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आज किडनी दिवस पे ये जागरूकता मैसेज हम अपने समाज और अपनी सोसाइटी को दें। धन्यवाद। कि हर साल हम लोग जो है मार्च के महीने में सेकेंड थर्सडे को वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं और इस साल भी 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे हम लोग मना रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में यूजुअली जेपी हॉस्पिटल में हम लोग इस संगोष्ठी के माध्यम से समाज को अवेयर करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए इस तरह की संगोष्ठियाँ करते रहते हैं। तो जैसा हमारे सीईओ साहब ने अभी बताया कि इस तरह की संगोष्ठी से हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी कम्युनिटी को पता चले कि किडनी डिजीज़ क्या है, उससे हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे उससे बचाव कर सकते हैं ताकि वो एंड स्टेज में ना जाए, डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े, और अगर डायलिसिस की ज़रूरत किसी को पड़ती भी है तो वो निराश ना हो और वो अन्य साधन जिससे कि किडनी की समस्या से निजात पाई जा सकती है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट, उसको अपनाए। और इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम ये चीज़ों को जागरूक करना चाहते हैं। जो हमारा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है वो 2015 में शुरू हुआ था, जब हमने पहला अपना ट्रांसप्लांट किया था। ये पेशेंट आज भी हमारे फॉलोअप में है और नॉर्मल क्रिएटिनिन इनका चल रहा है, उनकी वाइफ ने डोनेट किया था। और हमारी टीम जो एक्सपर्टाइज टीम है, हमारे स्टाफ, हमारे आर्मामेंटोरियम, इन सब की वजह से जो हमारी ख्याति बनी इस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में, उसकी वजह से 2018 में हमें ये अपकमिंग ट्रांसप्लांट सेंटर का अवार्ड भी मिला। और हम जल्दी अपने जो है माइलस्टोन्स, जैसे कि 100 ट्रांसप्लांट इन फर्स्ट 20 मंथ्स, देन नेक्स्ट 100 ट्रांसप्लांट इन नेक्स्ट 9 मंथ्स, 500 ट्रांसप्लांट और 800 ट्रांसप्लांट किया। और अभी रिसेंटली हमने फरवरी में अपना 1000 ट्रांसप्लांट कंप्लीट किया और उसको हमने आपको भी बताने की कोशिश की। और इस तरह के प्रोग्राम को जब हम इतने अच्छे एक एक्सपीरियंस करते हैं तो नेशनल लेवल पे भी एज ए एकेडमिक प्रोग्राम वी वांट टू प्रोजेक्ट दिस। एंड इसी की पर्पज़ से हमने एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया एक ट्रांसप्लांट अपडेट प्रोग्राम, जिसमें देश भर से करीब 90 से 100 लोग आए और बहुत ही गहन एक हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया जिसमें हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें। और हमारी वाइस चेयरपर्सन ने मिसेज रेखा दीक्षित जी ने उसका इनॉग्रेशन किया। और उसके बाद हमने इस संगोष्ठी में बहुत सारे लेक्चर्स, अलग अलग एक्सपर्ट जो कि देश के कई जगह से आए थे, उनके लेक्चर्स हुए और कई सारे सेशंस हमने किए, जिसमें कि इन डॉक्टर्स से हमने केसेस के बारे में डिस्कशन किया। और यह बहुत ही एक्टिव डिस्कशन रहा। काफ़ी लोगों ने अपने एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ किए, काफ़ी क्वेश्चन एंड आंसर्स किए, काफ़ी अच्छी अटेंडेंस रही। पूरे प्रोग्राम, लगभग 14 घंटे का प्रोग्राम था, 1.5 दिन के अंदर, तो उसको काफ़ी लोगों ने सराहा भी और अटेंड भी किया। उसके बाद हमने देश के नामी गिरामी जो एक्सपर्ट हैं उनको सम्मानित भी किया अपने यहाँ।
जो इस प्रोग्राम में इस तरीके से हमने एक बहुत अच्छा एक एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इस प्रोग्राम के माध्यम से किया। तो इन सब के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जेपी हॉस्पिटल एक बहुत ही रोबस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को रन करता है और हमारी प्रयास रहती है कि कम्युनिटी में इस संगोष्ठी के माध्यम से या डिफरेंट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारे किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उनको अवेयर करें। जैसा कि हमें पता है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत कॉमन डिजीज़ है, तो हम ऐसे लोगों को अवेयर करते हैं कि इसकी प्रॉपर जांच कराएं और अगर कोई इस तरह की बीमारी है तो उसको कंट्रोल रखें और भविष्य में किडनी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए नियमित रूप से जांच कराएं। अगर प्रॉब्लम हो भी जाती है, फेल्योर हो जाता है, तो ट्रांसप्लांट के माध्यम से अपने जीवन को अच्छे से अच्छी तरह से उसका सुचारू रूप से पालन करें। खास को अपने कम्युनिटी को अवेयर करना है कि वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में या अपने जीवन के अंत में अगर किसी वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो अपने ऑर्गन का डोनेशन करें। ऑर्गन डोनेशन एक बहुत बड़ा डोनेशन है। थैंक यू। नोएडा की तरफ से मैं आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। पिछले कई वर्षों में हमने कई सारी ऐसी प्रेस वार्तालाप करी हैं जिसके माध्यम से हम आपके थ्रू गांव के सुदूर गांव के लोगों तक भी पहुंच पाए हैं, जहां से वो हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए यहां पर आ रहे हैं। और इस तरह से एक एक करके हमारा नंबर जो है अब 1000 ट्रांसप्लांट क्रॉस कर चुका है और मैं इन सब के लिए आप लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जैसा डॉक्टर देवरा ने कहा कि ट्रांसप्लांट एक अच्छी प्रक्रिया है, इससे एक नई जिंदगी मिलती है, तो मैं बस एक सिंपल शब्दों में कहूँगा कि वाई ट्रांसप्लांट ही क्यों? तो जैसा कि हेल्थ का डिफिनेशन कहता है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग, और उसके बाद ही लेते हैं। किसी भी डायबिटिक को अभी तक किडनी डोनेशन करना अलाउड नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर है, 1-2 दवाइयों से कंट्रोल हो जाती है, कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, तब वो दे सकते हैं। एल्डरली में कई हॉस्पिटल्स में इस तरह के प्रावधान है कि एल्डरली डायबिटिक है, 70 ईयर्स प्लस है, कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, तो उनको किसी हॉस्पिटल में वो ले सकते हैं। बट मोस्टली डायबिटिक्स को अलाउड नहीं होता है किडनी डोनेशन करना। अगर उनकी सर डायबिटिक कंट्रोल है तब भी अलाउ नहीं होता? तब भी अलाउ नहीं होता है। ओके जी। दूसरा सवाल जो चीज ऐड करना चाहूँगा। देखिए, कोई भी जो बीमारी होती है ना, वो उसमें 2 फैक्टर होते हैं। एक ह्यूमंस में जीन्स होते हैं जो इस बीमारी को बनाते हैं, और एक दूसरा उनका एनवायरनमेंट होता है या लाइफस्टाइल होता है। तो जीन्स पेरेंट्स से आएंगे। अगर मदर फादर दोनों डायबिटिक हैं तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा संभावना है कि बच्चे को भी डायबिटीज़ होगी। और अब आप कह रहे हैं कि अगर बच्चे को डायबिटीज़ है लेकिन कंट्रोल्ड है, लेकिन जिसके मदर फादर का किडनी फेलियर डायबिटीज़ हुआ है तो उसको 70% चांसेस हैं कि इसको भी जो है किडनी फेलियर हो सकता है आगे। तो डोनेशन के बजाय मतलब उनके काउंसलिंग ये होनी चाहिए कि भाई आप अपनी डायबिटीज़ का ध्यान रखिए और इसको मॉनिटर करते रहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स को जो है किडनी फेलियर रहा है, आपको भी 70% चांसेस हैं कि जो है किडनी फेलियर हो सकता है अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रही। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, अलाउड नहीं है, केवल लिमिटेड असेस, जैसे रिस्क असेसमेंट जो होता है, एक रिस्क असेसमेंट में ये देखा जाता है कि एक एज क्रॉस हो गई हो, जैसे कि रीजनेबल एज, जैसे कि 60 ईयर्स पे हो, 60 ईयर्स क्रॉस हो गया हो और उसका कंट्रोल हो डायबिटीज़, उसको कोई एंड ऑर्गन डैमेज ना हो, किडनी में कोई इफेक्ट ना हो दिख रहा हो, हार्ट में कोई इफेक्ट ना दिख रहा हो, वो लोग डोनेट कर सकते हैं। पर जिस कंडीशन को आपने स्पेशली पूछा उसमें तो नहीं कर सकते। और वो मेरे ख्याल से सभी नेफ्रोलॉजिस्ट और सभी ट्रांसप्लांट सर्जन जो हैं, सभी ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स जो हैं इसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। यही अभी रूल है फिलहाल जी। तो एक बॉटम लाइन ये होता है कि जब भी हम किसी डोनर को असेस करते हैं डोनेशन के लिए, तो ये देखना जरूरी है कि आने वाले भविष्य में उसको अपना कोई किडनी का प्रॉब्लम ना हो, खास तौर से डोनेशन से उसकी कोई किडनी प्रॉब्लम एग्रीवेट ना हो जाए। थैंक यू। और रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ ट्रांसप्लांट जो आप कह रहे हो, वो मैंने अपने जीवन में 20 साल से भी ज़्यादा चलते हुए ट्रांसप्लांट देखे हैं जी। तो सक्सेसफुल बहुत अच्छा होता है। करीब 1 ईयर ट्रांसप्लांट के बाद जो सक्सेस रेट है वो 95% से ज़्यादा है। 2 इयर्स या 3 इयर्स के बाद लगभग 85% से ज़्यादा है और 5 ईयर से ज़्यादा 75% से ज़्यादा लोगों की किडनी चलती है। तो इसमें निराश होने की या डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी की किडनी न चली हो किसी भी कारण से, और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन किडनी न चलने का दवाई का न लेना है। तो बहुत से लोग जैसे जैसे वक्त निकलता जाता है वो थोड़े से ज़्यादा मतलब कि अवेयरनेस उनकी कम हो जाती है नए ग्राफ्ट के प्रति।
कोई भी ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें जीवन भर आपको दवाई खानी है जब तक वो किडनी चल रही है। अगर उसमें आपने कोई गलत कर दिया और दवाई लेना अपने आप बंद कर दिया, जो कि यूजुअली देखा गया है, उसमें फिर किडनी नहीं चलती है, उनको क्रोनिक रिजेक्शन हो जाता है और अल्टीमेटली किडनी फेल हो जाता है। डॉक्टर साहब एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, सॉरी 1 मिनट मेरे को दीजिए प्लीज़। सर के बाद मुझे भी पूछना है। बिल्कुल नरेंद्र जी। सर जैसे कि डॉक्टर्स हमेशा जो डायबिटिक की दवाई देते हैं वो मेटामॉर्फिन मेन सॉल्ट होता है उसके अंदर, और काफ़ी लॉन्ग टर्म में जब मेटामॉर्फिन की हम लोग लेते हैं तो किडनी पे इफ़ेक्ट करता है, तो बाद में डॉक्टर्स उसको इंसुलिन पे ले आते हैं पेशेंट को। तो ये भी चीज़ है कि सर वो किडनीज को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहा है, डैमेज कर ही रहा है। जी देखिए, ऐसा है कि मेटफॉर्मिन सबसे पुरानी दवाई है जी। और आज तक सबसे बड़ा डेटा अगर किसी दवाई के लिए अवेलेबल है तो मेटफॉर्मिन के लिए अवेलेबल है। और मेटफॉर्मिन एक बहुत सेफ दवाई है और बहुत ही कारगर दवाई है जो इंसुलिन के डोजेज को कम करने में हेल्प करती है। रही बात टॉक्सिटी की, तो मेटफॉर्मिन की अपनी कोई टॉक्सिटी किडनी पे नहीं है। हाँ, कोई इसके साइड इफेक्ट होते हैं जो किडनी डिजीज में बढ़ जाते हैं। तो हुआ क्या था कि पहले जो पुरानी गाइडलाइंस थी उसमें मेटफॉर्मिन एक 1.5 क्रेटिन के ऊपर बंद कर देते थे, पर अब रिसेंटली ऐसा नहीं है। ये है कि आपको एक पर्टिकुलर साइड इफेक्ट ऑब्जर्व करने हैं, वो पेशेंट को डेवलप तो नहीं कर रहा है। आप कंटिन्यू कर सकते हो मेटफॉर्मिन, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो उस चीज़ को मॉनिटर कर रहा हो। तो मेटफॉर्मिन की पर से कोई टॉक्सिटी नहीं है, पर हाँ बगैर डॉक्टर के कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए। और मेटफॉर्मिन तो जब तक आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट जब तक आपको अप्रूव ना करे तब तक तो नहीं लेना है। ठीक। 1 के ऊपर तो ले सकते हैं अंडर द सुपरविजन, जैसा आपका डॉक्टर एडवाइस करेगा। अभी जो हमारा जो गाइडलाइंस है उसमें ये है कि अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो उसके पास, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है दवाइयों से मैनेज नहीं हो सकता। देयर आर मैनी पेशेंट्स जो 6 क्रेटिनिन, 7 क्रेटिनिन, 8 क्रेटिनिन, 9 क्रेटिनिन, 10 क्रेटिनिन पे भी दवाइयों पे मैनेज होते हैं। हम सबको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है। तो उस कंडीशन में 2 ही ऑप्शन है, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। मैंने पूछा कि एक चीज को करने के कई रास्ते हो सकते हैं अच्छा, और कुछ रास्ते थोड़े से लंबे होते हैं, जटिल होते हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये तो मतलब कहावत है कि थोड़े से लंबे टेढ़े रास्ते हैं लेकिन मंजिल बहुत अच्छी होती है। और कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिसमें टेम्पररी रिलीफ दिखता है लेकिन वो लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा। सो ट्रांसप्लांट एक बेहतर रास्ता है, सबसे नंबर 1 बेहतर रास्ता है जिसके रिजल्ट्स टाइम टेस्टेड है, प्रूवन है और सबको दिखते हैं। अब जो दूसरे शॉर्टकट्स आजकल आ रहे हैं उसमें जैसे लोगों को गर्म पानी में टॉप में बात कराना जिससे कि पसीना निकले, उससे थोड़ा सा क्रेटिनिन निकल जाए, या गुरुजी लोग बहुत सारे परहेज देते हैं जिससे कि किडनी के अंदर गंदगी, शरीर के अंदर गंदगी कम हो ताकि क्रेटिनिन ज़्यादा ना बढ़े और धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाए। तो इस तरह की प्रक्रियाएं लोग कर रहे हैं और विश्वास के साथ लोग करते हैं, तो उनको टेम्पररी 1 से 2 महीने रिजल्ट भी दिखता है, लेकिन लॉन्ग रन में उनको रिजल्ट नहीं दिखेगा। और ऐसे लोगों में देखा गया है कि अचानक से तबीयत खराब होती है एंड दे लूज देयर लाइफ, और बाद में उनकी बात करने वाला कोई नहीं होता है कि ये गलत किया उनके साथ या सही किया। तो ये एक चीजें है, इसको समाज को समझने की जरूरत है। इसमें हम एज ए डॉक्टर किसी दूसरे की क्रिटिसाइज नहीं कर सकते या किसी नहीं, दूसरे कौन के करेगा? बारे में ले मीडिया करेगा, मीडिया को सिर्फ आप ही को करना चाहिए। आपकी पद्धति